थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा ये पहला ओरिएंटेशन लेक्चर है। जो आज का लेक्चर हम क्वेश्चंस और आंसर फॉरवर्ड में कवर करेंगे, जो एफएक्यू जो होते हैं, मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, तो उसका हम आज के पहले लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाए कि पूरे साल भर में आपको कैसे पढ़ना है और आपका ये जर्नी पूरा हमारे साथ क्लास के साथ कैसे रहेगा। तो पहला सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट का यही होता है कि सर थर्ड ईयर या फिर जो अभी फाइनल ईयर आप जो जिसमें जा चुके हो, इसी साल से पीजी की प्रिपरेशन जो है, पीजीसीईटी की तैयारी करनी ज़रूरी है कि नहीं है ऐसा। क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट पहले से स्टार्ट करते हैं, कोई समझो इंटर्नशिप से स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें क्या फ़र्क होगा या फिर अभी से स्टार्ट करना ज़रूरी है क्या? तो अभी से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है इसके, क्योंकि अभी समय चेंज हो चुका है। पहले इंटर्नशिप में हो जाता था पढ़ाई, अभी वैसे नहीं रहा। तो इसके दो रीज़न्स मैं आपको बोलूँगा कि क्यों आपको पहले से पढ़ाई करना ज़रूरी है ऐसा है। तो अभी आप देखोगे आपके पास जो थर्ड ईयर या फिर जो फाइनल ईयर अभी जो बोल रहे हो, इसमें आपके पास काफ़ी समय होता है। जो अगर इंटर्नशिप के कंपैरिजन में आप देखोगे तो नेक्स्ट ईयर आपके पास बहुत कम समय रहेगा, क्योंकि आप पूरा ड्यूटी करके पढ़ाई करोगे, तो उस टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं रहेगा जितना आज की तारीख में आपके पास समय रहेगा उतना ऐसा। क्योंकि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप जैसे काम नहीं रहता, आप कॉलेज करोगे फिर घर आओगे, कॉलेज या फिर बीच में छोटे छोटे कुछ गैप भी रहेंगे, वीकेंड्स भी रहेंगे। वैसे इंटर्नशिप के स्टूडेंट का शेड्यूल नहीं रहता, उनको पूरा 365 डेज उनके पैक रहते हैं। सिविल ड्यूटी है, पीएससी है या फिर कॉलेज का ड्यूटी है, हर दिन का उनका हिसाब रहता है ऐसा। वैसे यहाँ पे आपके पास नहीं है। आप यहाँ से अभी जो थर्ड ईयर आपके पास है, उसमें आप आराम से पढ़ सकते हो, एक अच्छा बेस बना सकते हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर याद रखें कि आपके पास अभी समय है, जो नेक्स्ट ईयर आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। तो ये पहला कारण है कि जिसके लिए आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। दूसरा ऐसा रीज़न है कि जिसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, वो है वास्ट सिलेबस ऑफ एआईपीजीटी, यानी ऑल इंडिया जो आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट जो है। तो ये एग्ज़ाम में देखो काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। 2017 से ऑल इंडिया पीजीसीईटी स्टार्ट हो चुका है। पहले अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, अभी 2017 से इसका ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो 2017 से लेकर अभी 2025 तक, यानी 8 साल हो गए। इस 8 साल के दरमियान इतने सारे टॉपिक्स इसमें ऐड हो चुके हैं, इसके कारण सिलेबस हर साल बढ़ते जा रहा है और वो इतना वास्ट हो चुका है कि उसको एक साल में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए याद रहे कि पहले से अगर आप स्टार्ट करो तीन थर्ड ईयर से या फिर समझो फाइनल ईयर से, तो आपके पास 2 ढाई साल का एक समय मिलता है, उससे भी ज़्यादा मिलता है, तो आप कवर कर सकते हो। और इस एग्ज़ाम में सक्सेस तभी मिल पाता है जिस स्टूडेंट का रिवीजन हो चुका है। क्योंकि भाई अगर खाली आप पढ़ के आप रखोगे, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो तुरंत भूल जाओगे, क्योंकि इतने सारे नंबर्स है, इतने सारे फैक्ट्स है, इतनी सारी संहिता है, सब्जेक्ट्स है, तो कुछ याद नहीं रहता ऐसा। तो आप लंबे समय तक अगर पढ़ रहे हो तो आप उसका 5 6 बार या फिर 7 8 बार रिवीजन कर सकते हो। वो अच्छे से रिटेन हो जाता है, और वो रिटेन होने के कारण, रिवीजन अच्छा होने के कारण फिर आपको सक्सेस मिल जाती है ऐसा। तो याद रहे कि वास्ट सिलेबस बहुत है, जो आप एक साल में कवर नहीं कर सकते। इंटर्नशिप के साथ और ये जो अभी थर्ड ईयर है, दोनों साल अगर आप इसमें लगा दोगे तो एक अच्छा रिवीजन हो जाता है और पहले ही अटेम्प्ट में आपका सक्सेस मिल जाता है। तो ये वो दो रीज़न्स है जिसके कारण हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि पहले से स्टार्ट करो, कि अभी जो आपका थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर जो शुरू है, इसमें आपको समय मिल रहे उतना मिलेगा कि आप एक बेस बना सकते हो। और नेक्स्ट ईयर वो पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा पढ़ना, और सिलेबस बहुत वास्ट है कि इतना सारा सिलेबस कवर करके उसको रिवाइज करके याद रखना और एग्ज़ाम में जाके उतने मार्क्स लेके आना बहुत कठिन हो जाता है। तो अभी से स्टार्ट करोगे तो पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट का होता है कि सर क्लास का पैटर्न कैसे रहेगा, यानी कैसे हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे ऐसा। तो अभी जो क्लासेस है पूरे ऑनलाइन हो चुके हैं, कि 2020 के पहले का, जब मैंने कोविड के पहले का जो समय था, वो पूरे ऑफलाइन क्लास रहते थे। पुणे और मुंबई दोनों सिटी में मैं लेता था। लेकिन अभी काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। अभी आफ्टर 2020 अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद, तो पूरे क्लासेस जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो चुके हैं और स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। तो ऑनलाइन क्लास में अगर आप देखोगे तो हम 3 प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। एक है हमारा जो क्लास का ऐप है, आयुरु गाइड V2 ऐसे है। तो आयुरु गाइड V2 ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि V2 का मतलब होता है वर्जन 2 ऐसे। पहले हमने आयुरु गाइड लॉन्च किया था, फिर उसके बाद V2 उसको वर्जन 2 में कन्वर्ट किया, ताकि उसको एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सके। यानी अभी जो हमारा ऐप है वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी चलेगा, और iOS ने जो एप्पल के मोबाइल्स होते हैं या फिर समझो आईपैड, इन उस पर भी चलेगा, या फिर एंड्रॉयड टैबलेट के ऊपर भी चल सकता है ऐसा।
देन दूसरा प्लेटफॉर्म है जो रूटीनली हम सभी क्लासेस यूज़ करते होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारा मैं खुद गाइड करता रहता हूँ। डेली टेस्ट के नोटिफिकेशन हो, ये टेस्ट कौन सा है, कैसे प्रिपेयर करना है, फिर बहुत सारे डाउट एंड आंसर्स जो आते हो उसी ग्रुप पे आते हैं। या फिर दूसरा भी कुछ मोटिवेशनल शेयर करना हो, पुराने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हो, हर चीज़ का जो जितने भी समझो कुछ कम्युनिकेशन करना होगा तो व्हाट्सएप के थ्रू ही होता है स्टूडेंट का। और तीसरा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम हमारा ऐसा है नहीं कि प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक है, पब्लिक चैनल है जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो टेलीग्राम हमने इसलिए रखा है ताकि एक डेली क्वेश्चन सॉल्विंग भी होता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी होता है कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक एक 11 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं डेली, ताकि स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है हमसे भी जुड़े और वो सॉल्व करते रहे क्वेश्चंस। उसमें टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप नहीं बोल सकते, चैनल है, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग होता है। लेक्चर्स वगैरह वहाँ पे पोस्ट नहीं होते, लेक्चर्स पूरे ऐप पे है। और बाकी कम्युनिकेशन हमारा व्हाट्सएप के थ्रू होता रहता है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म से आयुर्वेद V2 ऐप है, दूसरा व्हाट्सएप है और तीसरा टेलीग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में हम क्या कवर करेंगे। तो अभी आप देखो, थर्ड ईयर जो अभी पहले फोर्थ ईयर था, अभी थर्ड ईयर बन चुका है। इसमें थोड़ी शफलिंग हो चुका है सिलेबस का, कि पहले समझो टॉक्सिकोलॉजी जो था या फिर सुश्रुत था जो लास्ट ईयर में था, अभी फिर से सेकेंड ईयर में जा चुका है। और अभी जो आपके पास जो सिलेबस है, संहिता है, शल्य है, शालाक्य, स्त्री है, स्त्री प्रसूति है, और पेडियाट्रिक यानी कौमार है, या फिर काय चिकित्सा भी है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को हम कैसे कवर करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बोल देता हूँ ताकि आपको समझे कि आप यानी कैसे हम कवर करेंगे ये सब। संहिता तो हमने लिया ही है, संहिता हम पूरा चरक उत्तरार्ध लेते ही है इसी साल में, और सुश्रुत भी लेते हैं पूरा। तो संहिता आपका हो जाएगा यहाँ से। शल्यशाला का जो होता है, शल्यशाला कैसे पढ़ना है इसको, या फिर बाकी भी सब्जेक्ट्स हम कैसे पढ़ाते हैं। तो शल्य पार्ट 1 जो है, हम शल्य पार्ट 1 वो हम सुश्रुत सूत्रसान से कवर करते हैं और सुश्रुत निदान से भी कवर करते हैं। तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं कि संहिता से ही क्यों हर चीज़ जोड़ रहे हैं। बिकॉज AIPAD जो एग्ज़ाम होता है, जो ऑल इंडिया PGCET का जो एग्ज़ाम है, ये इनका अगर पूछने का आप तरीका देखोगे तो वो संहिता से ही पूछते हैं। क्योंकि उनको ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम देना है तो उसमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि ये क्वेश्चन हमने कहाँ से निकाला, उसका रेफरेंस उनको देना है। इसीलिए वो किसी टेक्स्ट बुक को प्रमाण नहीं मानते। यानी टेक्स्ट बुक भी ठीक है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक अलग अलग रीजन में चलते हैं, अलग अलग स्टेट में चलते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक को प्रमाण मान के नहीं चल सकता है। क्योंकि उससे कंट्रोवर्सी तैयार हो जाती है कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ इस बुक में ये दिया है, वो दिया, ऐसे हो जाता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सभी जितने आप पेपर देखोगे तो वो सभी क्वेश्चंस जो है मोस्ट ऑफ द संहिता से आते हैं। और संहिता पढ़ना इसके लिए ज़रूरी है। तो हम शल्य पार्ट फर्स्ट अगर आप देखोगे तो हम सुश्रुत सूत्रस्थान से कवर करते हैं और निदान से भी कवर करते हैं। फिर शल्य पार्ट 2 है वो सुश्रुत चिकित्सा से कवर करते हैं, शालाक्य सुश्रुत उत्तरदंड से कवर करते हैं, फिर वाग्भट से कवर करते हैं, वाग्भट उत्तर स्थान से कवर करते हैं। तो ये हो गया उसका संहिता का समझो कंपेरिजन। तो यानी कहाँ से उनके ओरिजिन जो है, ओरिजिनल जो पार्ट संहिता का है वो हम कवर कर रहे हैं। लेकिन ये छोड़ के, संहिता छोड़ के भी समझो उस सब्जेक्ट में थोड़े दूसरे भी पॉइंट्स होते हैं, समझो मॉडर्न का पार्ट हो या फिर समझो बाकी ग्रंथों के रेफरेंस हो, वो हम कैसे कवर करते हैं। तो फिर उसके लिए फिर हम अलग से उसके नोट्स बना दिए, समझो शल्य के हो या फिर शालाक्य हो या फिर यानी बाकी जो है तो मॉडर्न पार्ट जो है उनके, तो वैसे हम उसके अलग नोट्स बना दिए और उससे हम कवर कर देते हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट सिखाने का तरीका ये ऐसे ही रहना चाहिए। यानी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि संहिता से पहले लेते, पूरा बेस बना देते हैं और उसके फिर सब्जेक्ट के नोट्स अलग से देते थोड़े, ताकि जो कुछ छूट गया हो उसमें कवर हो जाए ऐसा। तो ये है यानी इस तरीके से काया चिकित्सा का भी सेम ही है। काया चिकित्सा में भी समझो चरक उत्तरार्ध पूरा लेते हैं, पंचकर्म होगा तो पंचकर्म का चरक सिद्धि स्थान लेते हैं, या फिर सुश्रुत चिकित्सा में भी पंचकर्म आ चुका है वो कवर करते हैं। तो हर जगह पे संहिता से कवर करेंगे और जो कुछ छूट गया है वो मॉडर्न के नोट्स में या फिर समझो सब्जेक्ट के नोट्स में कवर कर देते हैं। या फिर संहिता सिखाते समय भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि नहीं, मेरा सिखाने का तरीका ऐसा है कि जहाँ भी समझो जो टॉपिक निकला है, समझो फॉर एग्जाम्पल अश्वमरी टॉपिक है जो सुश्रुत निदान का तीसरा अध्याय है समझो, तो वहाँ पे मैं उसी के साथ उसका मॉडर्न का पार्ट सिखा देता हूँ। जो समझो रीनल स्टोन के बारे में जितने भी पॉइंट्स AIPGT के रिलेटेड ज़रूरी है वो हम उसी में सिखा देते हैं। या फिर समझो अर्श सिखा रहे हैं तो पाइल्स के बारे में सिखा देंगे, भगंदर सिखा रहे हैं तो फिस्टुला के बारे में सिखा देंगे, प्रमेय सिखा रहे हैं तो डायबिटीज़ के बारे में सिखा देंगे। तो एक कोरिलेशन हमेशा हमारा लेक्चर में होता ही रहता है। तो उससे भी आपके मॉडर्न पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है हमारे क्लास का कि यानी हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, तो पूरा आपका कवर हो जाएगा और साथ में संहिता भी कवर हो जाएंगी। और रही बात ऐसे कि आप बोलोगे कि NCISM का जो न्यू सिलेबस आ चुका है वो कवर होगा क्या, तो जो कुछ समझो
ऐसा नहीं होता कि पूरा सिलेबस ही रिप्लेस कर दिया है, समझो कुछ एडिशनल उन्होंने दिया होगा तो हम उसमें हमारे लेक्चर्स ऐड कर देंगे, क्योंकि साल भर हमारे पास रहता है। तो आपके जो समझो NCISM के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ चेंजेस आ चुके होंगे सिलेबस में, हम ऐड कर देते हैं। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको पहले दिन पे ऐड करना है, हम लोग साल भर हमारे साथ आप रहते हो तो धीरे धीरे वो ऐड हो सकता है। लेकिन इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास इतना कंटेंट है जो कवर करना वैसे भी मुश्किल है, तो पहले वही कवर किया तो भी बहुत है। इसके बाद स्त्री प्रसूति और जो पीडियाट्रिक यानी कौमार का पार्ट में थोड़ा सा बोलना भूल गए, तो वो भी वैसे ही रहेगा कि कौमार के लिए हम काश्यप संहिता भी ले लेंगे, और स्त्री प्रसूति का जो पार्ट है वो सुश्रुत और चरक या फिर वाग्भट से कवर होके उसका जो सब्जेक्ट के नोट्स अलग से दिए जाएंगे, या फिर गायनेक के जो अलग से नोट्स बना के हमने उसके भी लेक्चर्स दे दिए हैं, या फिर उसके भी क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इस तरीके से ये भी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, स्त्री प्रसूति हो या फिर समझो कौमार नृत्य हो या फिर पीडियाट्रिक हो, ये इसी में कवर हो जाएगा कि सब संहिता से पहले, देन सब्जेक्ट के अलग के नोट्स या फिर मॉडर्न के अलग से नोट्स देके कवर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर अभी से इंटर्नशिप का बैच अगर ज्वाइन कर लिया तो ठीक रहेगा क्या, क्योंकि वैसे भी बाद में 2 ज्वाइन करना ही है ऐसा। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप अभी थर्ड ईयर का या फिर जो फाइनल ईयर का कोर्स है उसी को ज्वाइन कर लो, और उसी के ऊपर फोकस रखो। बिकॉज इंटर्नशिप का जो बैच है वो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पढ़ते हैं वो उनका स्पीड भी ज़्यादा उनको पढ़ाने का होता है हमारा। सेकेंडली उनका पोर्शन आप देखो तो बहुत वास्ट है, उसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो अभी थर्ड ईयर के आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में या बिल्कुल भी नहीं है। जैसे समझो पवी है, इतिहास है, संस्कृत है, या फिर द्रव्य है, रस है, जो अभी आपको थर्ड ईयर में नहीं है। तो गामा का वो उसमें ध्यान देने से अच्छा है कि आप वही टॉपिक पढ़ लो जो आपको यूनिवर्सिटी में भी काम आए और PGCET में भी काम आए, क्योंकि आपको वैसे आपको ये जो थर्ड ईयर पूरा है यूनिवर्सिटी के लिए भी पढ़ना है, कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ना है, और साथ में इतना हो नहीं पाता। बिकॉज एक स्टूडेंट अगर देखो तो कॉलेज भी उसको करना है, इंटरनल एग्ज़ाम्स भी देने हैं, कुछ बीच में फंक्शंस भी होते हैं कॉलेज के, उसमें भी उसका समय जाने वाला है, और फिर वो तैयारी करेगा हमारे साथ। तो इसमें वही पॉसिबल होगा जो समझो दोनों साथ में चलने वाला जो पोर्शन है वो हम इसी साल में लेते हैं, ताकि आपको यूनिवर्सिटी में भी हेल्प हो और आपका PGCET की भी तैयारी हो। तो इसके कारण आप इंटर्नशिप का अभी मत सोचो, वो आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बहुत सारा वास्ट सिलेबस है, वो आपसे कवर भी हो नहीं पाएगा ऐसा। इसके बाद ये क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा नहीं है, फिर भी मैं इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करता हूँ पहले ही लेक्चर में, ताकि आप समझे कि ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है ऐसा, कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण स्टूडेंट ज्वाइन तो करते हैं क्लासेस, एक शुरू में तो उत्साह रहता है कि हाँ अभी कर लेंगे, पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे, थर्ड ईयर से करेंगे, फोर्थ ईयर से करेंगे, ज्वाइन करते हैं लेकिन ठीक से पढ़ नहीं पाते बाद में। ऐसा क्या होता है फिर बाद में? तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे लगता है जिसके कारण स्टूडेंट रेगुलर नहीं रहते क्लास के पढ़ाई में, वो होता है कि इंटरनल एग्ज़ाम्स। और आजकल अगर आप देखोगे तो NCISM ने आपको और ज़्यादा बिजी कर दिया है जो कॉलेज के शेड्यूल में, तो उसके कारण पढ़ाई हो नहीं पाता है ऐसे। तो इंटरनल एग्ज़ाम्स जब भी आएंगे तब याद रखिए थोड़े गैप ऐसे आने ही वाले हैं आपके पूरे साल भर में, कभी ना कभी ऐसे होगा कि 1 महीना पढ़ाई छूट गया, 15 दिन छूट गया, ऐसे होता ही रहेगा ऐसा है। लेकिन एक स्टूडेंट अगर समझो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है AIPT का, पहले समझो थर्ड ईयर से कर रहा है, कभी फोर्थ ईयर से कर रहा है, या फिर सेकेंड ईयर से कभी भी कर रहा है, वो वहाँ से लेकर फाइनल एग्ज़ाम होने तक उसके बहुत सारे गैप आते हैं, और इस गैप को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज ऐसे गैप आते रहेंगे तो फिर से रिस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। वो गैप अगर समझो आ गया, अगर उस स्टूडेंट क्या करता है कि उसका इंटरेस्ट फिर कम कर देता है पढ़ाई का, और फिर से रीस्टार्ट नहीं करता। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि गैप आना बहुत बहुत नेचुरल। याद रखें कि बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि मैं रोज़ उतना ही पढ़ूँ, रोज़ 10 घंटे पढ़ूँ, या फिर रोज़ रेगुलर पढ़ूँ, ऐसा हो नहीं पाता है। बीच में 15 दिन का गैप, 1 महीने का गैप आना बहुत बहुत स्वाभाविक है। तो जब भी आपका गैप आएगा इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि फिर से रिस्टार्ट करना ज़रूरी है। रिस्टार्ट जो स्टूडेंट फिर से करना जानते हैं वही स्टूडेंट याद रखिए सक्सेसफुल होते हैं इस फील्ड में। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि स्टार्ट करते हैं बीच में छोड़ते तो छोड़ ही देते हैं ऐसा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण याद रखें कि इंटरनल एग्जाम्स के कारण आपके गैप आएंगे, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, उसको फिर से रिस्टार्ट करना वहाँ पे ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण पढ़ाई फिर रेगुलर रह नहीं पाता। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि कॉलेज के जो फंक्शंस आते हैं बीच में, वो फिर कुछ भी हो, समझो कि एनुअल फंक्शंस हो, या फिर कल्चरल वीक हो, स्पोर्ट्स वीक हो, लेडीज़ डे हो, या फिर समझो मेडिकल कैंप कभी कभी आपको जाना पड़ता है कहीं भी 7 दिन के लिए। तो ऐसे जो छोटे मोटे इवेंट्स आते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा स्टडी का गैप बन जाता है।
7 दिन का हो, 15 दिन का हो, महीने का भी हो, तो उस टाइम पे भी आपको फिर से रिस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। याद रहे कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि 4th ईयर में या फिर 3rd ईयर में जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसे जब समझो फंक्शंस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है अभी कॉलेज ख़त्म होगा तो फिर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर पढ़ाई तो करना ही है नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप में। तो इसके लिए फिर हम वहाँ पे इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हम फिर पढ़ाई का जो हमारा एक रिदम बन चुका है उसको ब्रेक तो करते हैं, लेकिन ब्रेक करके फिर से रिस्टार्ट नहीं करते ऐसा। तो वहाँ पे भी याद रखें कि कहीं पे भी आपके गैप आ जाए, कहीं पे भी समझो एग्ज़ाम्स के कारण हो, फंक्शंस के कारण हो, या फिर आप हेल्थ का इशू हो आपका, कहीं भी आपके गैप आ जाए तो आपको फिर से रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिस्टार्ट जिसको करना आता है फिर से स्टडी, वही स्टूडेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं। ये पहले से ही मन में एकदम बात लिख के रखना आपको कि आप अभी तो स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन पूरे 2 साल 3 साल का जो आपका जर्नी रहता है इस AIPT प्रिपरेशन का, शुरुआत से जो लोग करते हैं उनका, तो वहाँ पे ऐसा होता है बिकॉज इतने लंबे समय तक पढ़ना, रेगुलरली पढ़ना इतना आसान नहीं है ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट ऐसा क्या है कि जिसके कारण आपका पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाता। तो तीसरा ऐसा रीज़न मुझे लगता है कि जिसके कारण स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ते, वो है कि फ्रेंड सर्कल। कि आपके फ्रेंड समझो 4 लोग हैं, उसमें से समझो एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है और बाकी 3 लोग नहीं पढ़ रहे या फिर वो कुछ दूसरा कर रहे हैं। तो फिर जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका भी इंटरेस्ट कम होता है, बिकॉज़ ये पढ़ाई बहुत लंबे समय तक करना है, 2 साल 3 साल तक पढ़ना है, और इतने लंबे समय तक अगर कोई अपने साथ नहीं है तो इंटरेस्ट कम हो जाता है ऐसा है। तो फिर याद रखें कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल सभी लोग अगर समझो AIPT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छा है, और नहीं भी रहेगा समझो आपका ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो भी आप पढ़ाई को अलग रखो और फ्रेंडशिप को अलग रखो। आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो, लेकिन स्टडी के टाइम पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, याद रखो पहले से। बिकॉज दो चीज़ों को अगर मिक्स करोगे तो फिर ये पढ़ाई वैसे भी 3 4 महीने में ही छूट जाएगा ऐसे। तो फ्रेंड सर्कल भी अगर समझो आपका एक अच्छा रहेगा, जो इसी दिशा में सब लोग काम करें, तो आपका जो पढ़ाई का जो टेम्पो है कभी लूज़ नहीं होगा और लास्ट तक आप पढ़ते रहोगे। इसके बाद नेक्स्ट ऐसा क्या है कि जिसके कारण स्टूडेंट का पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकता है। तो मुझे लगता है कि रिलेशन का एक कारण होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट हम हमारे साथ शेयर भी करते हैं कि रिलेशन के फेज़ में समझो कभी कभी स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में होते हैं तो किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, कभी समझो मेकअप वाला फेज़ आता है, यानी न्यूली समझो किसी के साथ रिलेशन में आ रहा है तो एक्साइटमेंट के कारण पढ़ाई नहीं होता, और समझो ब्रेकअप वाला होगा तो भी ऐसे होता है कि अभी इमोशनल डिस्टर्बेंस है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रहा है ऐसा। तो ये भी देखो कॉलेज लाइफ में बहुत कॉमन है, और मैं पहले से ही इस चीज़ में एक छोटा सा एडवाइस दूंगा कि जो आपको भी पता है सब चीज़ें, कि अगर आपका करियर सही है ना तो सब चीज़ें आपके साथ आएगी, और नहीं ये करियर आपका समझो ठीक तो सब चीज़ें छूट जाएंगी। ये आप खुद अनुभव करोगे कि जब भी आप कॉलेज लाइफ में किसी के साथ रहोगे, वो रिलेशंस तभी आपके साथ एंड तक रहते हैं अगर अगर आपका समझो करियर हो, फाइनेंस हो ठीक रहेगा तो। अदरवाइज़ धीरे धीरे समय के साथ लोग आपसे दूर होते जाते हैं ऐसा। तो ये भी आप पहले से याद रखो कि पढ़ाई करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी सपने देख रहे हो आपके रिलेशन के बारे में वो तभी यानी कंप्लीट होगे अगर आप करियर वाइज साउंड हो, फाइनेंशियली साउंड हो, तभी ये सब हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऐसा क्या है कि जिसके कारण स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है एक फैमिली इशू एंड हेल्थ इशू एक ऐसे कारण है जो बहुत बार स्टूडेंट में दिखता है कि इसके कारण भी स्टूडेंट ठीक से पढ़ नहीं पाते। फैमिली में मोस्ट ऑफ टाइम यानी फाइनेंशियल कुछ इशू आ गया है, फिर हेल्थ इशू यानी समझो आपकी हेल्थ ख़राब है, किसी में घर पे समझो किसी की हेल्थ ख़राब है या फिर किसी की डेथ भी हो चुकी है, ऐसे भी इवेंट्स लाइफ में आते हैं लोगों के, तो फिर वो स्टडी में बहुत बड़े गैप आते हैं, और फिर से मैं वही बोलूँगा कि वहाँ पे भी रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट यही करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा हो गया तो पहला वो असर जो है वो पढ़ाई पे ही करते हैं, वो स्टडी ही छोड़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं छोड़ेंगे, इंस्टाग्राम चलाना नहीं छोड़ेंगे, समझो बाकी भी कुछ उनके एंटरटेनमेंट के जो भी साधन है वो नहीं छोड़ेंगे, मेन वो छोड़ेंगे पढ़ाई। तो वो स्टूडेंट वहाँ पे अगर मैच्योरिटी दिखाते हैं फिर से रिस्टार्ट करते हैं, तो ये जो जितना लॉन्ग जर्नी हो तभी आप कंप्लीट कर पाओगे कि आप अगर फिर से रिस्टार्ट करते हो। तो ये भी एक याद रखिए, ये भी कारण है। ये 4 5 ऐसे कारण जो मैंने बोले कि इंटरनल एग्ज़ाम्स है, कॉलेज के फंक्शंस है, फ्रेंड्स है, रिलेशंस है, फैमिली इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, यही एक 4 5 कारण है कि जिससे कारण स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर खुद को आप कंट्रोल करोगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये यानी जो जर्नी है आसान हो जाएगा, और यहाँ पे समझो नहीं कंट्रोल करोगे, बीच में छोड़ दोगे तो 3 4 महीने में आप ये पूरा जर्नी छोड़ दोगे और ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। फिर सीरियसली कब सोचोगे, फिर इंटर्नशिप में ही सोचोगे, फिर ये साल ऐसे निकल जाएगा ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर लेक्चर्स जो है वो मराठी में है कि हिंदी में है, लेक्चर्स ऑडियो है कि वीडियो है। तो आज देखिए कि आज के टाइम पे हमारे पास लेक्चर दोनों है, मराठी भी है, हिंदी भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। और ऑडियो से पढ़ना भी बहुत आसान है, मैं आपको पहले ही बोल देता कि ऑडियो से पढ़ना क्यों आसान होता है कि एक तो ऑडियो कम साइज़ के होते हैं, वो विदाउट इंटरप्शन अपने मोबाइल डाटा पे भी चलता है,
और साइड पे समझो किसी की आवाज़ है और हमारा फोकस समझो बुक में है या फिर समझो नोट्स पे है, तो हम ठीक से पढ़ पाते हैं। वही अगर हम बार बार स्क्रीन देख रहे हैं तो बीच में नोटिफिकेशंस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते ही हम लेक्चर छोड़ के फिर से उस नोटिफिकेशन के पीछे जाते हैं। कभी इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, कभी यूट्यूब पे चले जाएंगे, कुछ और दूसरा हो जाएगा, या व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। वो हो नहीं पाता। वो ऑडियो से पढ़ना एक कॉन्सेंट्रेशन एक इतना अच्छा रहता है कि अब साइड पे आवाज़ चल रही है समझो हमारी मेरी, और आप पढ़ रहे हो, आप बुक बुक पे देख रहे हो या फिर नोट्स पे देख रहे हो। वैसे भी वीडियो भी हमने दी है। वीडियो ने जो इशू आपको रहता है कि समझो स्क्रीन दिख रहा है, कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है तो पढ़ना आसान लगता है, तो वो भी हमने दिया है। वीडियो भी है, ऑडियो भी है, फिर हिंदी भी है, मराठी भी है। हर एक कंटेंट का मराठी और हिंदी दोनों वर्जन में लेक्चर बन चुका है अभी। तो ये भी है, आप या अगर आपका डाउट रहेगा तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि लेक्चर दोनों प्रकार से अवेलेबल अभी हो चुके हैं हम। इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक अच्छा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि पहले लेक्चर में मुझे इस चीज़ को बोलना चाहिए आपके साथ। तो आज के टाइम पे आप देखोगे तो पढ़ाई में मन लगना बहुत कठिन हो चुका है। कि पहले जो कोविड के पहले का समय था, जो मोबाइल इतना लोग चलाते नहीं थे, मोबाइल चलाते थे लेकिन इस तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुका है ना कि मोबाइल पे, कि जैसे इंस्टाग्राम आ चुका है, इंस्टाग्राम की इतनी सारी रील्स हो, पोस्ट हो, या फिर समझो यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, व्हाट्सएप के स्टेटस हो, नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज़ हो, आईपीएल मैचेस हो, कितने अनगिनत सारे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ चुके कि जिसके थ्रू पढ़ाई करना, जिसमें रह के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पढ़ाई का दौर जो था या फिर हमारे पढ़ाई का जो समय था वो इन सभी चीज़ों से पहले था, बहुत अच्छा था। बिकॉज हम लोग भी अगर आपके समय में रहते तो हम भी पढ़ नहीं पाते। तो इन चीज़ों को भी आपको पहले से मन में रखना है कि समझो इंस्टाग्राम खोल दिया, एक रील देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, 10-15 रील ऐसे ही देख लिए। या फिर समझो कभी कभी यूट्यूब के भी ऐसा होता है कि यूट्यूब पे समझो वीडियो अच्छा है, सोशल इशू उसमें डिस्कस किया, अच्छा कुछ चल रहा है उस वीडियो में, लेकिन समय तो बर्बाद ही हो रहा है ना। यानी समय ऐसा है कि हम लोग पढ़ाई कर नहीं रहे, तो यूट्यूब पे देखो या फिर नेटफ्लिक्स हो, एक वेब सीरीज़ हम देख रहे हैं, उसमें अच्छा भी वेब सीरीज़ हो, अच्छा भी फिल्म हो, लेकिन हम पढ़ाई छोड़ के अगर देख रहे हैं तो समय तो बर्बाद होता ही है ऐसा है। तो ये सब आपको पहले से याद रखना चाहिए कि ये सब डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे है कि आप इससे कभी छूट नहीं पाओगे। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि इन चीज़ों से को आप बंद करो, लेकिन इनको उतनी ही टाइम इन सब चीज़ों को दो कि ताकि आपका स्टडी के ऊपर यानी वो इफ़ेक्ट ना हो, और आपका ये 2-3 साल का जो करियर बनाने का जो समय होता है वो आपसे छूट ना जाए। ये 2-3 साल जो है इसी के ऊपर आपका पूरा लाइफ डिपेंड होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको पहले से ही कॉशियसली इन चीज़ों को लिमिटेड रखना है, ना कि छोड़ना नहीं है, छोड़ नहीं पाओगे आप, लेकिन लिमिटेड रखो इन चीज़ों को। इसके बाद नोट्स का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि नोट्स हमारे कौन कौन से हैं और उसका क्या फ़ायदा है क्लास के नोट्स का। तो पहला तो मेन नोट्स है हमारे संहिता के नोट्स है। संहिता के नोट्स में हमने क्या किया कि एक टॉपिक हम समझो सिखा रहे हैं, तो उसके साथ हमने एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स लिखा है, समझो रक्तपित्त का अध्याय चल रहा है, तो रक्तपित्त के साथ मैंने समझो क्लॉटिंग फैक्टर सिखाया है, या फिर एपिस्टैक्सिस यानी नाक से जो खून आना है उसको हमने मॉडर्न में एपिस्टैक्सिस जो बोलते हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो हर जगह पे ऐसा है कि समझो प्रमेय सिखा रहा है तो डायबिटीज़ सिखा दिया, राजेश सिखा रहा है तो ट्यूबरक्लोसिस सिखा दिया। तो जहाँ जहाँ मॉडर्न का पॉइंट हो या फिर बाकी ग्रंथों के रेफरेंस हो या फिर क्वेश्चन अलग अलग आ चुके हो, वो हमने वहीं पे सिखा दिया है और उसको एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल दिया है। तो हर जगह पे ऐसे किया है कि मेन मोस्ट ऑफ ने अध्याय ऐसे कवर किए हैं कि मेन उसके अध्याय के नोट्स है उसको अलग रखा है और एक्स्ट्रा पॉइंट के नोट्स अलग है, जो अलग से उसका एक पीडीएफ बना के आपको मिल जाता है। देन आता है कि रैंडम नोट्स। तो रैंडम नोट्स में क्या है कि पुराने समझ जितने भी पेपर्स है वो मैंने सॉल्व किए हैं। पुराने यानी बहुत 2006 से हो गए, 5 से हो गए, उतने पुराने पेपर जो गोविंद पारिक के लोग यूज़ करते बुक, तो उस बुक में इसका अच्छा कलेक्शन है। तो क्वेश्चन पेपर मैंने खुद सॉल्व किया, उसके भी जितने मुझे लगते हैं कि पॉइंट्स लिखने चाहिए अलग से, जो संहिता से छूट गए हो या फिर समझो संहिता में भी हो लेकिन उसका एक और थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, तो वो भी मैंने अलग से बना दे। उसके रैंडम नोट्स के अभी तक हमने 30 सीरीज़ बना दी, अभी भी और अपडेट हो जाएगा शायद। तो ये रैंडम नोट्स थोड़ा कठिन है पढ़ने के लिए, लेकिन समझो अभी से आप पढ़ लोगे तो धीरे धीरे आपको समझेगा कि पेपर में क्या आता था, क्या आ चुका है ऐसा। तो ये जैसे एक उदाहरण देके बोलता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो कहीं आपको संहिता में भी नहीं मिलेगा, मॉडर्न में भी तुरंत आप पढ़ नहीं सकते इस चीज़ को। ऐसे ही पूछा गया था कि बीच में कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिन लोगों में होता है उन लोगों में कौन सा एंटीजन नहीं होता। अभी हम लोग ए ब्लड ग्रुप पढ़ चुके होते हैं, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है, ओ है, या फिर समझो आर एच एंटीजन हमने पढ़ा रहता है। लेकिन ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है हम लोग को तभी समझो जब पेपर में आ चुका। तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर समझो थोड़ा रीडिंग करके देखा है कि कौन सा एंटीजन नहीं होता, तो एच एंटीजन उन लोगों में नहीं होता है ऐसा।
तो फिर हमने नोट्स में ऐड कर दिया वो पॉइंट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं एक उदाहरण देके बोल रहा हूँ आपको कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में न्यू पॉइंट्स आते हैं जो हमें बाद में फिर संहिता में भी उसका रेफरेंस नहीं मिलता या फिर समझो सब्जेक्ट में भी नहीं मिलता, तो फिर उसको रैंडम नोट्स में हमने ऐड कर दिया है। तो रैंडम नोट्स पढ़ना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है ऐसा। देन आता है मिक्स नोट्स। मिक्स नोट्स हमने अलग से न्यूली अभी पिछले 2 साल से बनाए हैं। मिक्स नोट्स में क्या है कि एक ही टॉपिक के समझो नोट्स है, समझो ओज के बारे में हम लिख रहे हैं तो ओज के ही नोट्स रहेंगे, या फिर कस्तूरी के बारे में समझो हमने दिया है तो उसी के नोट्स उस पेज पे रहेंगे, केशर के बारे में लिख रहा है तो उसी के नोट्स रहेंगे। लेकिन उसमें हमने वो टॉपिक ऐड कर दिए जो आजकल फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं वो लोग, अरे जो लेटेस्ट एग्जाम में आ चुका है, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होगा, समझिए पहले नहीं पूछा था, अभी आजकल पूछा जा रहा है, या फिर बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में होगा। तो मिक्स नोट्स में हम लोगों ने वो टॉपिक ऐड कर दिए जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है और उसको एक ही समझो टॉपिक से जुड़ा रखा है। ऐसे रैंडम नोट्स जैसे एक एक लाइन में अलग अलग पॉइंट्स नहीं डाला है, एक टॉपिक होगा तो उसी की चर्चा वहाँ पे हो रही है उस पेज पे, ऐसा। तो ये मिक्स नोट्स में बहुत अच्छा है, पढ़ना बहुत आसान लगता है इस चीज़ नोट्स को। और लेटेस्ट फ्रिक्वेंटली आस जो क्वेश्चन है, या फिर पिछले 2017 से एपीटी शुरू हुआ है वहाँ से अभी तक के जितने भी न्यूली टॉपिक जो ऐड हो चुके एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमने इसमें कवर कर दिए हैं। फिर आते हैं सब्जेक्ट के नोट्स। सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो समझो अभी पीडियाट्रिक है तो उसके नोट्स अलग हैं, कौमार के अलग हैं, स्त्री प्रसूति के अलग है, गायनेक के अलग है, ईएनटी के अलग है, ऐसे सब्जेक्ट के नोट्स फिर अलग है, यानी ऐसे 4-5 नोट्स है। और एक आईएमपी नोट्स भी है जो हमने पहले ही बनाए थे, जो वही है कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का जो एक समरी अच्छे से करके रखा है, जहाँ पे समझो अगर कोई पढ़ लेगा तो उसके मार्क्स एक 250 मार्क्स तक वो जल्दी पहुँच जाता है। लेकिन आईएमपी नोट्स हम लोग नेक्स्ट ईयर लेते हैं, अभी से नहीं लेते। तो ये 4-5 ऐसे नोट्स हैं क्लास के मेन, ऐसे कि संहिता के नोट्स विद एक्स्ट्रा पॉइंट के नोट्स हैं, देन रैंडम नोट्स है, मिक्स नोट्स है, आईएमपी नोट्स है, सब्जेक्ट के नोट्स हैं। तो ये उसका इंट्रोडक्शन है जो आप समझो इस पहले अगर लेक्चर को देख रहे हो तो आपको समझेगा कि किस प्रकार के नोट्स हमें इन्हें रेफ़र करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर इस कोर्स का असेस कितने दिन तक रहेगा इन ऐप का। तो जो फाइनल ईयर का हो या फिर समझो थर्ड ईयर फोर्थ जो आप अभी जो बोल रहे हो, इसका असेस 1 साल तक रहेगा। अभी 1 साल के बाद आपका तो समझो एकेडमिक ईयर 1.5 साल का है, फिर 1 साल का हमने क्यों रखा है, क्योंकि हम लोगों को भी जो एनुअली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है सर्वर का, या फिर एनुअली हम लोगों की फाइनेंस मेंटेन होते हैं, तो इसलिए हम लोग 1 साल का ही रखते हैं। और 1 साल के बाद समझो अगर किसी को एक्सटेंड करना होगा तो छोटी अमाउंट लेके समझो 2,000-3,000 अमाउंट लेके वो 3-4 महीने का एक्सटेंशन ले सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 1 साल में कंप्लीट कर देते हैं। और आपका वैसे भी समझो फाइनल ईयर का जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको एंड में पढ़ना रहता है, तो आप समझो क्लास का थोड़ा ये पढ़ाई कम भी हो गया तो कोई इशू नहीं रहता, बाद में फिर इंटर्नशिप के लिए फिर से स्टूडेंट ज्वाइन करता है, ऐसा। तो ये भी पहले से मैं क्लियर कर दूँ कि इसका असेस पीरियड 1 साल तक रहेगा, और 1 साल के बाद समझो किसी को एक्सटेंड करना होगा तो पूरी फीस भरने की ज़रूरत नहीं रहती, एक छोटा अमाउंट देके आप एक्सटेंड कर सकते हो इसी कोर्स को, या फिर सीधा इंटर्नशिप का ज्वाइन कर सकते हो, या फिर थोड़ा गैप लेके यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ सकते हो और फिर से नेक्स्ट ईयर जो इंटर्नशिप का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद लास्ट एक टॉपिक में थोड़ा कवर करता हूँ जिसमें थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, फिर मैं क्लियर कर दूँ कि क्लासेस ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन क्लासेस है, ये पहले भी मैंने बोला है, लेकिन ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में भी एक कन्फ्यूजन होता है कि ऑनलाइन अच्छा है क्या, ऑनलाइन करना चाहिए क्या। तो मैंने देखिए मैंने 17 साल इस फील्ड में निकाले हैं, और मैं 12 साल ऑलमोस्ट ऑफलाइन क्लास में मैंने किए कंडक्ट किए पुणे और मुंबई में। और फिर मैं कोविड के बाद ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑनलाइन आ चुके हैं हमारे रिजल्ट्स काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं, और ऑनलाइन क्लास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। टीचर एंड पे देखेंगे तो बहुत दिक्कत है, बहुत सारा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, टेस्ट हो, लेक्चर्स हो, नोट्स हो। लेकिन स्टूडेंट के एंड पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या है कि लेक्चर्स मिस नहीं होते, आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी सुन सकते हो। सुन एक आधा पॉइंट ऐसे रहेगा कि आपको समझा नहीं तो आप फिर उसको रिवाइंड कर सकते हो, 10 सेकंड रिवाइंड कर लो, कभी फॉरवर्ड कर लो, ज़्यादा स्पीड लेके सुन सकते हो लेक्चर्स, या फिर डाउनलोड करके सुन सकते हो। देन टेस्ट का सबसे अच्छा फ़ायदा यहाँ पे कि टेस्ट समझो पहले मैं क्लास पूरे साल भर लेता था तो महीने की समझो 2 टेस्ट होते थे समझो पहले, तो महीने के 2 पकड़ लो तो साल भर के कितने हो जाएंगे, 12 के समझो, 12 महीने का अगर क्लास रहेगी तो एक 40-50 टेस्ट होते थे। तो यहाँ पे आप देखो तो इतने सारे टेस्ट होते हैं कि ऑलरेडी हमने इतने सारे टेस्ट दे के रखे प्रैक्टिस के लिए, जो हर अध्याय के हर सब्जेक्ट्स के, उसी टेस्ट से आपका सिलेबस बहुत डिटेल कवर हो जाता है और हर तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो टेस्ट एक बहुत अच्छा फ़ायदा है यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में, कि टेस्ट के कारण बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो पॉइंट्स क्लियर होते हैं जो ऑफलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा है। और कैसे कि क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसके नीचे भी हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो एक टॉपिक के साथ उसका रिलेटेड टॉपिक भी कवर हो जाता है।
देन ऑनलाइन क्लास का मुझे और एक फ़ायदा बहुत अच्छा लगता है कि पहले हम जब मैंने तो बहुत ट्रैवल किया है ऑनलाइन क्लास यानी ऑफलाइन क्लास में, या मुंबई में या फिर समझो पुणे के लिए ऐसा। तो ट्रैवलिंग में बहुत समय जाता है, जो लोग मुंबई पुणे के उनको पता है कि ट्रैवलिंग में कितना समय जाता है ऐसा है। जब समझो बारिश का मौसम होता था मुंबई का, तो कभी कभी बहुत सारे क्लास हमारे कैंसिल होते थे बारिश के कारण हो, या फिर समझो जो ट्रेन की प्रॉब्लम आती थी उसके कारण हो। तो या फिर मुंबई के लोग जो समझो ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि यहाँ पे कितनी भीड़ है ट्रेन में। तो ये सब ट्रैवलिंग का इशू बहुत सॉल्व हो जाता है ऑनलाइन क्लास में, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में 1-2 महीने कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन बाद में वो थक जाते हैं ऐसा। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऑनलाइन क्लास का, कि ट्रैवलिंग यहाँ पे नहीं होता, हमेशा आप हमारे टच में रहते हैं। और हमारे क्लास का ओवरऑल आप देखोगे तो पैटर्न बहुत अच्छा है। व्हाट्सएप पे मैं डेली गाइडेंस करता हूँ, हर चीज़ का आंसर स्टूडेंट को मिलता रहता है। छोटे छोटे डाउट रहेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो रोज़ का मेरा गाइडेंस होता है। ऑलमोस्ट समझो सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेरा कंटिन्यूस मैसेज आते रहते हैं ग्रुप पे। तो स्टूडेंट को अच्छा लगता है कि नहीं सर दिन भर हमारे साथ रहते हैं ऐसा, और एक दिन भी खाली नहीं रहता है, इवन संडे भी हम लोग कभी छोड़ते नहीं हैं ऐसा है। तो ये एक अच्छा है कि ऑनलाइन क्लास में भले समझो आप आपके घर पे बैठे हो और हम मेरे यहाँ पे घर पे बैठा हूँ, फिर भी हमारा टच बहुत रहता है, जो ऑफलाइन क्लास में इतना नहीं होता था पहले। हाँ, हफ्ते के समझो 2 या फिर 3 दिन मिल लिए, फिर बाद में कभी कनेक्शन नहीं रहता था पूरे दिन क्लासेस के साथ। तो अभी इसमें पॉसिबल होता है कि यहाँ पे हमेशा आप मेरे साथ टच में रहते हो। तो ये है कि ऑनलाइन क्लास आप बहुत फेथ रख के करो। हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, आपने शायद इधर उधर देखे भी होंगे। आप आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हो, और लंबे समय तक आप अगर रहोगे तो डेफिनेटली आपके भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएंगे। और एक टॉपिक मैं बोलता हूँ, फिर हम ख़त्म करते हैं कि स्टाइपेंड के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ, जो आपको क्यों इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि तो स्टाइपेंड अगर आप आज की तारीख में देखोगे तो महाराष्ट्र के स्टाइपेंड जो है तो नियरली 90,000 के ऊपर है पर मंथ। स्टाइपेंड जो गवर्नमेंट सीट के लिए मिलता है वो 90,000 के ऊपर है। BHU जैसे जो इंस्टीट्यूट है समझो, उसमें 1 लाख के ऊपर स्टाइपेंड मिलता है। तो एक स्टूडेंट समझो अगर ठीक से पढ़ता है और पूरा ये समझो गवर्नमेंट सीट अगर निकालता है हमारे साथ 2 साल दे के, तो उसके अकाउंट में अगर स्टाइपेंड के अमाउंट देखोगे तो 36 लाख तक अमाउंट उसका आ जाता है। 36 लाख जो है, तो उतनी अमाउंट उसको मिलती है 3 साल में। और 36 लाख अगर समझो अगर आपके पास आते, उसमें अगर समझो आपने थोड़ा इधर उधर और कमा के 14 लाख भी जोड़ दिया, तो आधा करोड़ अमाउंट आपके बहुत कम समय में आपके लाइफ में आ जाता है। और आधा करोड़ छोटी अमाउंट नहीं है, उसका अगर आप इंटरेस्ट भी देखोगे, ब्याज इसका ब्याज जो बोलते हैं बैंक में डाल के, वो भी 25,000 महीना स्टार्ट हो जाता है ऐसा है। 50 लाख का कोई अमाउंट अगर समझो बैंक में डाले थे, तो उसका 25,000 पर मंथ उसका इंटरेस्ट जनरेट होता रहता है। तो जो आपको लाइफ टाइम मिल सकता है ऐसा। तो ये भी अगर आप थिंकिंग रखोगे कि इस पढ़ाई के बारे में, कि अगर फाइनेंशियली सोचना होगा, तो भी ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि इतना अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो आपकी पढ़ाई के थ्रू, और वो भी समझो इसी 2 साल में अच्छा पढ़ के ऐसा। तो आप अगर एंड तक इस लेक्चर तक पहुँचे हो, तो ये पॉइंट जो मैंने बोला है अभी लास्ट में, उसको ठीक से मन में रखना और बहुत सीरियसली पढ़ना मेरे साथ। इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, पूरे लाइफ टाइम होगा। बाकी तो आप समझो एक स्किल्स जो आप समझो डेवलप करोगे, सर्जरी के हो या फिर समझो गायनेक के हो, ENT के हो या फिर मेडिसिन के हो, उससे तो आपका नॉलेज के कारण होने वाला अर्निंग तो अलग ही है। लेकिन स्टाइपेंड की जो अर्निंग मैं बोल रहा हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत अच्छी है। उसके ऊपर भी आप फोकस रख के पढ़ाई कर सकते हो।